नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आरव है और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। ये कोई साधारण डरावनी कहानी नहीं है, बल्कि मेरे अपने साथ घटी एक हकीकत है। ये घटना मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी और आज भी जब रात को दरवाजे की घंटी बजती है तो मैं डर कर सिहर उठता हूं। ये बात है 2021 की एक बरसात वाली रात की। मैं नोएडा में अपनी पत्नी कृतिका और 5 साल के बेटे आरुष के साथ एक डुप्लेक्स मकान में रहता था। उस दिन पूरे दिन ऑफिस में बहुत काम रहा। घर आते आते रात के 11:15 चुके थे। कृतिका ने खाना बनाने का मन नहीं किया और उसने मुझसे कहा, आरव, खाना बाहर से मंगवा लेते हैं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है किचन में जाने का। मैंने मोबाइल उठाया और फूड डिलीवरी ऐप खोला। करीब 11:30 पर मैंने पिज्जा और बर्गर ऑर्डर कर दिया। ऐप पर लिखा था, डिलीवरी बॉय 30 मिनट में पहुंच जाएगा। करीब आधे घंटे बाद ठीक 12:05 रात के समय अचानक हमारे गेट की घंटी बजी। इतनी रात को गेट की बेल बजना हमेशा दिल धड़काने वाला होता है। मैं बाहर गया। गेट के बाहर एक डिलीवरी बॉय खड़ा था। लाल यूनिफॉर्म, लाल टोपी, हाथ में एक बड़ा डिब्बा, लेकिन उसके चेहरे पर कुछ अजीब था। उसकी आंखें हल्की लाल लाल चमक रही थी। वो सिर उठाकर मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा शायद थका हुआ होगा, रात भर डिलीवरी करता होगा। मैंने दरवाजा खोला और कहा, हाँ भाई, ऑर्डर मेरे नाम से ही होगा, आरव अग्रवाल। वो कुछ नहीं बोला, बस हल्की मुस्कान के साथ बॉक्स मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे हड्डियां चरमराने की आवाज आ रही हो। जैसे ही मैंने बॉक्स हाथ में लिया, मेरे हाथ कांप गए। डिब्बा बेहद ठंडा था, इतना ठंडा कि जैसे बर्फ से जमी लाश पकड़ी हो। मैंने जल्दी से कहा, कितना पेमेंट है? वो हल्की खरखराती आवाज में बोला, पहले खोलो फिर पेमेंट देना। उसकी आवाज सुनते ही मेरी रूह कांप गई। आवाज किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि किसी खाली कुएं में गूंजती फटी हुई आवाज जैसी थी। मैं डिब्बा लेकर अंदर आया। कृतिका ने देखा और बोली, इतनी देर क्यों हो गई? जल्दी खोलो, बहुत भूख लगी है। जैसे ही मैंने बॉक्स खोला, मेरा दिमाग सुन्न हो गया। अंदर पिज्जा या बर्गर नहीं था, बल्कि उसमें एक खून से सना हुआ इंसानी हाथ रखा था। उस हाथ पर एक पर्ची चिपकी हुई थी, जिस पर लिखा था, आपकी अगली बारी है। कृतिका चीख पड़ी। आरुष डर कर मेरी टांगों से चिपक गया। मैंने तुरंत बाहर भागकर देखा, पर गेट के बाहर कोई नहीं था। वो डिलीवरी बॉय हवा में गायब हो चुका था। डिब्बे में पड़े उस खून से सने हाथ को देखकर हमारा खून जम गया। कृतिका लगातार रोए जा रही थी और छोटा आरुष डर से कांप रहा था। मैंने खुद को किसी तरह संभालते हुए जल्दी से उस हाथ को अखबार में लपेटकर बालकनी में रख दिया, मगर दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये क्या हो रहा है? मैंने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। फोन पर एसएचओ राकेश चौहान ने मेरी बात सुनी और बोले, मजाक मत करो, रात के 12:30 किसी के पास ऐसे प्रैंक कॉल्स लेने का समय नहीं है। मैंने गुस्से में कहा, साहब, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, आप खुद आकर देख लीजिए। हमारे घर पर एक डिलीवरी बॉय आया था और उसने खाने की जगह हमें इंसानी हाथ थमा दिया। फोन काटने से पहले राकेश बोले, ठीक है, एक टीम भेज रहा हूं। करीब आधे घंटे बाद 1:00 पर 2 पुलिस वाले हमारे घर आए। मैंने उन्हें बालकनी में रखा अखबार खोला और हाथ दिखाया, पर जैसे ही उन्होंने अखबार खोला, वो हाथ गायब था। सिर्फ एक पुराना सूखा हुआ पिज्जा बॉक्स पड़ा था। पुलिस वाले मुझे शक की नजर से देखने लगे। उनमें से एक बोला, आप मजाक कर रहे हैं या पागल हो गए हैं? आधी रात को हमें बुला रहे हो? मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। पुलिस वाले गालियां देते हुए चले गए। उनके जाने के बाद घर का माहौल और डरावना हो गया। चारों तरफ सन्नाटा, खिड़की से आती हवा और कभी कभी गेट के बाहर कुत्तों का भौंकना। करीब 2 बजे रात अचानक दरवाजे की घंटी फिर से बजी। हम सब डर गए। मैंने हिम्मत जुटाकर खिड़की से बाहर झांका। वो वही डिलीवरी बॉय था, लाल यूनिफॉर्म, लाल आंखें और हाथ में एक और डिब्बा। इस बार उसकी मुस्कान और भी चौड़ी थी।
जैसे उसके मुंह के कोनों से कान तक फट चुका हो। उसने धीरे धीरे कहा, पहली डिलीवरी पसंद आई, ये दूसरी है। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि कृतिका ने मेरा हाथ पकड़कर रोक दिया। आरव, दरवाजा मत खोलना, प्लीज मत खोलना। पर तभी डिब्बा अपने आप दरवाजे के अंदर गिर पड़ा। मैं कांपते हुए उसे देखने लगा। डिब्बे पर लिखा था बॉडी पार्ट 2। डिब्बा कांप रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ जिंदा हो। मैं डरते डरते उसे खोला। अंदर एक कटा हुआ इंसानी सिर रखा था। उसकी आंखें खुली हुई थी और होंठ हिल रहे थे। वो सिर धीरे धीरे फुसफुसाया, भागो, इससे पहले कि वो तुम्हें भी अपने बॉक्स में डाल दे। मैं और कृतिका चीख पड़े। आरुष बेहोश हो गया। उसी समय मैंने दरवाजे से बाहर झांका, पर वहां कोई नहीं था। न डिलीवरी बॉय, न उसकी बाइक, न कुछ और। बस गेट के पास जमीन पर खून की बूंदें चमक रही थी, जो धीरे धीरे हमारे घर की दहलीज तक आ रही थी। रात का वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने ताजा है। डिब्बे से निकला कटा हुआ सिर अब तक जमीन पर पड़ा था। कृतिका ने कांपती हुई आवाज में कहा, आरव, इसे बाहर फेंक दो, ये सब बहुत डरावना है। मैंने फिर से अखबार लाकर सिर को ढकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूना चाहा, वो गायब हो गया। सिर्फ डिब्बा पड़ा था, वो भी अब पूरी तरह खाली। अगली सुबह मोहल्ले में अजीब हलचल थी। पड़ोस में रहने वाले मल्होत्रा अंकल अचानक लापता हो गए थे। सुबह उनकी पत्नी रोती चिल्लाती गली में दौड़ रही थी, मेरे पति कहीं नहीं मिल रहे। दरवाजा खुला था, पर वो खुद गायब है। मैं ये सुनकर सहम गया, क्योंकि मुझे याद आया वो कटा हुआ सिर मल्होत्रा अंकल का ही था। उस शाम मैंने मोहल्ले के एक बुजुर्ग वर्मा जी से बात की। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुमने सुना है, इस एरिया में पहले एक डिलीवरी बॉय की हत्या हुई थी। मैं चौंक गया। क्या? कैसी हत्या? वर्मा जी बोले, करीब 5 साल पहले इसी सड़क पर एक लड़का डिलीवरी करता था। रात रात भर खाना पहुंचाता था। एक रात कुछ गुंडों ने ऑर्डर के बहाने उसे बुलाया और उसका गला काट दिया। उसकी लाश तो मिल गई, लेकिन उसका चेहरा इतना खौफनाक हालत में था कि कोई पहचान भी नहीं पाया। लोग कहते हैं कि तब से उसकी आत्मा इसी इलाके में भटक रही है। मैंने हैरान होकर पूछा, लेकिन वो हमारे घर ही क्यों आ रहा है? वर्मा जी बोले, क्योंकि जिस घर में उसकी आखिरी डिलीवरी होनी थी, वो घर अब तुम्हारा है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस रात घड़ी में 3 बजे बजते ही दरवाजे की घंटी फिर से बजी। मैंने देखा वो डिलीवरी बॉय बाहर खड़ा था। इस बार उसके हाथ में एक और बड़ा डिब्बा था और उसके चेहरे की हड्डियां और ज्यादा बाहर निकली हुई लग रही थी। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, ऑर्डर कैंसिल नहीं होता, अब तुम्हारी डिलीवरी की बारी है। और तभी वो डिब्बा अपने आप खुल गया। अंदर से निकला मेरा ही चेहरा, खून से लथपथ, कांटा हुआ। कृतिका जोर से चीखी और आरुष डर के मारे मां की गोद में छुप गया। मैंने हैरान होकर डिब्बे की तरफ देखा। वो मेरा ही चेहरा था, मगर मैं तो जिंदा खड़ा था। डिलीवरी बॉय हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। उस रात मैं सो ही नहीं पाया। वो दृश्य मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। डिब्बे में रखा मेरा ही कटा हुआ चेहरा। कृतिका बार बार कह रही थी, आरव, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए, ये घर मनहूस है। पर मैं कैसे मान लूं? हमने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर यह मकान खरीदा था। अगली सुबह मोहल्ले में और अजीब घटनाएं हुई। शर्मा आंटी चिल्लाती हुई गली में दौड़ी। मेरे दरवाजे पर खून से भरा बॉक्स रखा था। थोड़ी ही देर में तिवारी जी भी चीखते हुए बाहर आए, मेरे घर पर भी कोई बॉक्स फेंक गया है। अंदर इंसानी आंतें थीं। पूरा मोहल्ला डर के साए में था। हर किसी के घर पर रात के वक्त कोई भूतिया पैकेट रखा जा रहा था। लोगों ने पुलिस को बुलाया। थाने से 2 जीप भरकर पुलिस वाले आए। उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की, सीसीटीवी कैमरे चेक किए, पर हर कैमरे में जैसे ही रात के 3 बजे का समय आता, रिकॉर्डिंग ब्लैकआउट हो जाती। कोई तस्वीर, कोई सबूत नहीं, बस अंधेरा। उस रात मैंने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उस डिलीवरी बॉय का सामना करूंगा।
मैंने दरवाजे पर कैमरा लगाया और हाथ में लोहे की रॉड लेकर इंतजार करने लगा। घड़ी में 3 बजे ही थे कि घंटी बज उठी। मैंने सांस रोककर दरवाजा खोला। वो खड़ा था, लाल यूनिफॉर्म में, लाल चमकती आंखों के साथ। लेकिन इस बार उसके हाथ में सिर्फ बॉक्स नहीं था, उसकी पीठ पर एक लाश का थैला लटका हुआ था जिससे खून टपक रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डिलीवरी ज्यादा हो रही है, अब तुम्हारे मोहल्ले की बारी है। उसने धीरे धीरे थैला जमीन पर फेंका। थैले से एक एक करके इंसानी शरीर के टुकड़े बाहर गिरने लगे। किसी का हाथ, किसी की टांग, किसी का सिर। कृतिका ने आरुष की आंखें बंद कर लीं और जोर से चीख पड़ी। मैंने हिम्मत जुटाकर कैमरे की तरफ देखा, पर स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था, सिर्फ मैं, दरवाजा और एक खाली सड़क। यानी कि वो भूतिया डिलीवरी बॉय कैमरे पर नजर ही नहीं आता था। अचानक उसने मेरी आंखों में झांक कर कहा, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ खाने का सामान पहुंचाता हूं? नहीं, मैं पहुंचाता हूं मौत। इतना कहकर वो गायब हो गया, लेकिन दरवाजे पर पड़ा थैला और खून वहीं रह गया। मैं डर के मारे जमीन पर बैठ गया। मेरे हाथ पांव सुन्न हो चुके थे। रात भर हम में से कोई सो नहीं पाया। सुबह जैसे ही मोहल्ले के लोगों ने दरवाजे खोले, हर घर के सामने कोई ना कोई भूतिया पैकेट पड़ा था। कहीं किसी का कटा हुआ हाथ, कहीं किसी का खून से सना कपड़ा, तो कहीं सड़े हुए मांस के टुकड़े। मोहल्ले की औरतें रोने चिल्लाने लगी, बच्चे डर से कांप रहे थे। सब लोग इकट्ठा होकर मेरे घर के बाहर जमा हुए। आरव भाई, ये सब तुम्हारे घर से शुरू हुआ है, तिवारी जी ने गुस्से में कहा। पहली बार तुम्हें पैकेट मिला, अब पूरा मोहल्ला भुगत रहा है, शर्मा अंकल गरजे। लोग मुझे और मेरे परिवार को शक की नजर से देखने लगे, जैसे ये सब हमारी वजह से हो रहा हो। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, मेरा भी कुछ कसूर नहीं है, वो डिलीवरी बॉय भूत है, वही सब कर रहा है। लेकिन कौन मानता? सबने मिलकर फैसला किया कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो हमें मोहल्ला छोड़ना होगा। उस शाम पुलिस फिर आई। इस बार एसएचओ राकेश चौहान खुद टीम के साथ पहुंचे। उन्होंने सारे पैकेट जब्त कर लिए और जांच के लिए भेज दिए। लेकिन रात को करीब 9 बजे राकेश चौहान का फोन मेरे पास आया। उनकी आवाज कांप रही थी। आरव, उन पैकेट्स में जो खून मिला है वो इंसानों का नहीं, बल्कि तुम्हारे परिवार का है। मैं सन्न रह गया। क्या हमारे परिवार का खून? ये कैसे हो सकता है? फोन कट गया। उस रात जैसे ही घड़ी ने 3 बजे सुबह बजाए, दरवाजे की घंटी फिर से बजी। मैंने खिड़की से बाहर झांका। वो वही भूतिया डिलीवरी बॉय था, लेकिन इस बार उसके पास एक बड़ा लकड़ी का ताबूत था। उसने ताबूत जमीन पर रखा और मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, ऑर्डर कंफर्म हो गया है, अब ताबूत खाली नहीं रहेगा। मेरा पूरा शरीर कांप गया। डरते डरते मैंने ताबूत खोला। अंदर एक सफेद चादर में लिपटा शव पड़ा था। जैसे ही मैंने चादर हटाई, वो मेरी पत्नी कृतिका का शव था। मैंने चीखते हुए उसकी तरफ देखा, पर कृतिका तो मेरे बगल में खड़ी थी, जिंदा। कृतिका ने खुद अपनी लाश को देखा और बेहोश हो गई। मैं समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या हकीकत। अगली सुबह खबर फैली, शर्मा जी का बेटा रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। तिवारी जी की पत्नी को उनके ही घर में कटा हुआ मिला। पूरा मोहल्ला खून और मौत की बदबू से भर गया था। लोगों ने घर छोड़ना शुरू कर दिया। अब चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा, बंद खिड़कियां और वीरान गलियां रह गई। और हर बंद गली में लाल कपड़े पहना हुआ भूतिया डिलीवरी बॉय घूमता दिखता था। मोहल्ला अब मौत की बस्ती बन चुका था। ज्यादातर घर खाली हो गए थे। जो कुछ लोग बचे थे वो भी दिन में ही घर से निकलकर रिश्तेदारों के पास चले जाते। लेकिन हम फंस चुके थे। ना तो हमारे पास इतना पैसा था कि नया घर ले सकें, और ना ही हमें कोई किराए पर घर देने को तैयार था। धीरे धीरे उस भूतिया डिलीवरी बॉय की दहशत पूरे शहर में फैलने लगी। रात के 3 बजे कई जगह अचानक अजीब पैकेट्स मिलने लगे। कहीं किसी को इंसानी खोपड़ी मिली, कहीं किसी को खून से भीगा पार्सल, तो कहीं किसी को अपनी ही तस्वीर जिस पर लिखा था नेक्स्ट डिलीवरी यू। लोग रात को खाना बाहर से मंगवाना बंद कर चुके थे। डिलीवरी एप्स पर ऑर्डर गिर गए। शहर में अफवाह फैल गई
कि कोई मौत का डिलीवरी बॉय घूम रहा है। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे सच पता लगाना ही होगा, इसलिए मैं सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचा और एसएचओ राकेश चौहान से मिला। साहब, आप सच जानते हैं, मुझे बताइए ये डिलीवरी बॉय कौन है? राकेश चौहान ने गहरी सांस ली और बोले, आरव, सच इतना डरावना है कि तुम सुन भी नहीं पाओगे, लेकिन अगर तुम्हें अपने परिवार को बचाना है तो तुम्हें उसके बारे में सब जानना होगा। राकेश चौहान ने बताया। उसका नाम अंकित था। वो एक साधारण डिलीवरी बॉय था, गरीब परिवार से। रात रात भर लोगों को खाना पहुंचाता था। एक रात उसे तुम्हारे ही घर डिलीवरी के लिए बुलाया गया, पर वो ऑर्डर नकली था। दरअसल उस वक्त यहाँ कुछ गुंडे जुआ खेल रहे थे। मजाक के लिए उन्होंने उसे बुलाया और जब उसने पैसे मांगे तो उन गुंडों ने उसका गला काट दिया। मैंने कांपते हुए पूछा, फिर उसकी लाश? चौहान बोले, लाश तो मिली, लेकिन उसका चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि कोई पहचान ही नहीं पाया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा को इंसाफ नहीं मिला और वो हर रात उसी घर में लौटता है जहां उसकी आखिरी डिलीवरी अधूरी रह गई थी। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी मेरा ही घर उस मौत का गवाह था। चौहान ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, आरव, अब वो सिर्फ तुम्हें ही नहीं, पूरे मोहल्ले और शहर को शिकार बना रहा है, क्योंकि उसकी आत्मा को चैन नहीं मिला। उस रात जैसे ही घड़ी ने 3 बजे सुबह बजाए, दरवाजे पर घंटी बजी। मैंने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला। वो खड़ा था, लाल आंखें, सड़ा हुआ चेहरा और हाथ में एक बड़ा पार्सल। उसने धीरे से कहा, आज की डिलीवरी तुम्हारे बेटे आरुष के नाम है। ये सुनते ही मेरी रगों का खून जम गया। कृतिका ने आरुष को गोद में कसकर पकड़ लिया और चीख पड़ी, नहीं, उसे मत छूना। डिलीवरी बॉय हंसते हुए बोला, डिलीवरी कैंसिल नहीं होती, चाहे जान भी चली जाए। उस रात जब डिलीवरी बॉय ने कहा, आज की डिलीवरी तुम्हारे बेटे आरुष के नाम है, तो कृतिका की चीख पूरे घर में गूंज गई। मैंने तुरंत लोहे की रॉड उठाई और दरवाजे पर दौड़ा, पर जैसे ही मैंने उस पर वार किया, रॉड उसके शरीर से आर पार निकल गई। वो जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी में हड्डियों के टूटने की आवाज आ रही थी। अचानक उसने अपना हाथ बढ़ाया और दूर खड़े आरुष की तरफ इशारा किया। आरुष जमीन से उठकर हवा में लटक गया, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे पकड़ लिया हो। आरुष रोते हुए चिल्ला रहा था, पापा, मम्मा, बचाओ मुझे। मैंने दौड़कर उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी डिलीवरी बॉय के हाथ में रखा बड़ा बॉक्स अपने आप खुला और देखते ही देखते आरुष उस बॉक्स में खींचा चला गया। डिब्बा अपने आप बंद हो गया। मैं पागलों की तरह चिल्लाया, नहीं, मेरा बेटा लौटा दो। डिलीवरी बॉय वो बॉक्स उठाकर गली की तरफ भागने लगा। मैं बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे दौड़ पड़ा। रात के 3 बजे की सुनसान सड़क, बरसती हुई बारिश, चारों तरफ वीरानी और आगे भागता वो लाल कपड़े वाला डिलीवरी बॉय। करीब आधा किलोमीटर भागने के बाद वो शहर के किनारे एक पुरानी छोटी फैक्ट्री में दाखिल हो गया। मैं भी उसके पीछे पीछे अंदर गया। अंदर अंधेरा और सड़ांत थी। दीवारों पर पुराने खून के धब्बे थे। यहीं पर मैंने देखा, जमीन पर कई सारे बॉक्स रखे हुए थे। हर बॉक्स से खून रिस रहा था और हर बॉक्स पर किसी न किसी इंसान का नाम लिखा था। मैंने कांपते हुए एक बॉक्स खोला। अंदर से एक कटा हुआ इंसानी पैर मिला। दूसरा बॉक्स खोला, अंदर किसी का सिर पड़ा था। मैंने तीसरा बॉक्स खोला। वो मल्होत्रा अंकल का सिर था, जो कुछ दिन पहले लापता हुए थे। ये जगह किसी मौत के गोदाम जैसी थी। अचानक मैंने देखा, एक कोने में बड़ा सा बॉक्स रखा था। उस पर लिखा था, आरुष अग्रवाल। मैं टूटे हुए दिल और कांपते हाथों से उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने बॉक्स खोलना चाहा, पीछे से वही भूतिया डिलीवरी बॉय प्रकट हो गया। उसकी आंखों से आग जैसी लपटें निकल रही थीं। वो गरज कर बोला, यह डिलीवरी तुम्हें कभी कैंसिल करने की इजाजत नहीं है। उस वीरान फैक्ट्री में सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ टप टप करके गिरते खून की आवाज गूंज रही थी। चारों तरफ रखे बॉक्स मौत की गंध फैला रहे थे। मैं आरुष के नाम वाला बॉक्स पकड़कर चीख पड़ा, मेरा बेटा लौटा दो, वरना मैं तुम्हें कभी चैन नहीं लेने दूंगा। भूतिया डिलीवरी बॉय मेरी तरफ बढ़ा।
उसके हर कदम पर जमीन से खून की बूंदें टपक रही थीं। मैंने हिम्मत जुटाकर लोहे की रॉड उठाई और उस पर वार किया। इस बार वो वार सीधा उसके चेहरे पर पड़ा, लेकिन उसके चेहरे से खून नहीं बल्कि काली धुआं जैसी परछाई निकली। वो जोर से हंसने लगा। तुम इंसान मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मेरी मौत का हिसाब तो अभी बाकी है। अचानक सारे बॉक्स अपने आप खुलने लगे। हर बॉक्स से कटे फटे शरीर के हिस्से बाहर गिरने लगे और हर लाश की आंखें एक साथ खुल गईं। उन सब की आंखों में वही सवाल था, हमें इंसाफ कब मिलेगा? मैं कांप गया। ये जगह सचमुच मौत का गोदाम थी। तभी पापा, आरुष की धीमी आवाज सुनाई दी। मैंने तुरंत बॉक्स खोला। अंदर मेरा बेटा था, लेकिन बेहोश। उसका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ा था, जैसे उसकी सांसें किसी भी पल रुक सकती हों। मैंने उसे गोद में उठाया और चिल्लाया, अगर तुझे इंसाफ चाहिए तो बता, मैं तेरे कातिलों तक कैसे पहुंचूं? भूतिया डिलीवरी बॉय अचानक रुक गया। उसकी लाल आंखों से आंसू की जगह खून बहने लगा। वो खरखराती आवाज में बोला, मेरी मौत इस फैक्ट्री में नहीं हुई थी, मुझे यहां लाकर काटा गया। मेरा गला उस सड़क पर रेहड़ी लगाने वाले 3 गुंडों ने काटा था, विक्की, राजन और गबरू। उन्होंने मेरा फोन छीन लिया, ऑर्डर डिलीट किया और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरी आत्मा तब तक चैन नहीं पाएगी जब तक वो तीनों जिंदा हैं। मैंने कांपती आवाज में कहा, अगर मैं उन तीनों को ढूंढकर तुझे इंसाफ दिलाऊं तो क्या तू मेरा बेटा छोड़ देगा? भूतिया डिलीवरी बॉय कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मैं वादा करता हूं जब तक तू उनका खून नहीं बहाएगा, तेरा बेटा मौत के इस बॉक्स में कैद रहेगा। इतना कहकर वो और सारे बॉक्स अचानक बंद हो गए। फैक्ट्री में फिर से सन्नाटा छा गया और मेरे हाथ से आरुष का बॉक्स गायब हो गया। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे दिल में बस एक ही ख्याल था, अब मुझे उन तीनों कातिलों को ढूंढना होगा, वरना मेरा बेटा हमेशा के लिए उस मौत के बॉक्स में बंद हो जाएगा। फैक्ट्री से निकलते समय मेरी आंखों में सिर्फ एक तस्वीर थी, आरुष का चेहरा। वो मौत के बॉक्स में कैद था और मुझे उसे वापस लाना ही था। अगली सुबह मैंने पुलिस स्टेशन जाकर पुराने केस खंगाले। रात की शिफ्ट में लूटपाट और हत्या की रिपोर्ट उसी एरिया से आई थी। 3 नाम बार बार सामने आ रहे थे, विक्की, राजन और गबरू। ये वही गुंडे थे जिनका नाम डिलीवरी बॉय ने लिया था। लेकिन पुलिस वाले बोले, ये तीनों सालों से फरार हैं, कोई सबूत नहीं मिलता। मुझे समझ आ गया, अगर मैं बेटा चाहता हूं तो मुझे ही इन्हें पकड़ना होगा। मैंने उस इलाके में तलाश शुरू की। एक चाय वाले से पता चला, साहब, विक्की तो पास वाली अंधेरी गली में रात को आता है, जुए और शराब के अड्डे पर। रात होते ही मैं उस गली में गया। चारों तरफ नशेबाजों की भीड़ थी, लेकिन उनकी आंखों में डर भी था, जैसे वो जानते हों कि मौत पास ही खड़ी है। मैंने देखा विक्की नशे में धुत बोतल हाथ में लिए हंस रहा था। अचानक उसी वक्त ठंडी हवा चली और पास की दीवार पर भूतिया डिलीवरी बॉय की परछाई नजर आई। मैंने कांपते हुए देखा, विक्की के हाथ से बोतल छूटी और वो चीखने लगा। उसके सामने खून से लथपथ बॉक्स रखा था। बॉक्स अपने आप खुला और अंदर से कटी हुई गर्दन बाहर लुढ़की। विक्की डर से भागा, लेकिन साया उसके पीछे दौड़ा। अगले ही पल उसकी गर्दन सचमुच उसी तरह कटकर जमीन पर गिर गई। मैंने अपनी आंखों से देखा, पहला कातिल खत्म। विक्की के मरते ही अचानक मेरे फोन पर मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, 1 खत्म, 2 बाकी। तेरा बेटा अभी जिंदा है, लेकिन वक्त कम है। उसके साथ ही आरुष की तस्वीर थी। वो एक बॉक्स के अंदर बेसुध पड़ा था। अब मुझे पता था अगला नंबर राजन का है। लोगों ने बताया राजन पास की ट्रक यूनियन में काम करता है। वो हर रात वहीं बैठता है। मैंने मन में ठान लिया, अगर मुझे अपने बेटे को बचाना है तो मुझे ये खेल पूरा करना ही होगा। उस रात मैं सीधे ट्रक यूनियन के अड्डे पर पहुंचा। चारों तरफ ट्रक खड़े थे और ड्राइवर लोग ताश खेल रहे थे। उनके बीच ही राजन बैठा था, लंबा, मोटा, लाल आंखों वाला आदमी। वो शराब पीते हुए बार बार हंस रहा था। अरे कौन पकड़ लेगा हमें, हमने सबूत ही साफ कर दिए थे। उसकी बातें सुनकर मेरे खून खौल उठा, मगर तभी अचानक पूरे अड्डे की बत्तियां गुल हो गईं।
चारों तरफ अंधेरा छा गया। सिर्फ एक चीज साफ दिख रही थी, लाल बॉक्स, वही बॉक्स जिसमें डिलीवरी बॉय की लाश थी। राजन की हंसी अचानक रुक गई। उसने चीखते हुए कहा, कौन है वहां? ये बॉक्स यहां किसने रखा? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ ट्रकों के हॉर्न अपने आप बजने लगे, जैसे किसी ने सारे हॉर्न एक साथ दबा दिए हों। राजन डरते हुए बॉक्स के पास गया। जैसे ही उसने उसे छुआ, बॉक्स का ढक्कन अपने आप खुल गया। अंदर से खून से भरा पन्ना निकला, जिस पर लिखा था, तेरा हिसाब आज पूरा होगा। राजन चीखते हुए पीछे भागा, लेकिन ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गए। एक ट्रक की हेडलाइट जली और वो सीधे राजन की तरफ दौड़ पड़ा। राजन बचने की कोशिश करता रहा, मगर ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। उसका शरीर चिथड़ों में बंट गया। मैंने सब अपनी आंखों से देखा। लोग इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन कोई भी राजन की मदद नहीं कर पाया। फोन पर फिर मैसेज आया, 2 खत्म, 1 बाकी। तेरा बेटा अभी भी जिंदा है, लेकिन आखिरी कातिल सबसे खतरनाक है। अब सिर्फ गबरू बचा था। लोगों ने बताया वो बेहद बेरहम था और जंगल के किनारे बनी पुरानी झोपड़ी में छिपकर रहता है। डिलीवरी बॉय का साया भी अब मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। मैं समझ चुका था, अगर गबरू मरा तभी मेरा बेटा आजाद होगा। अगली रात मैं अपनी बाइक लेकर जंगल की तरफ निकला। चांद आधा था, आसमान में काले बादल तैर रहे थे। रास्ता सुनसान और डरावना था। जैसे जैसे मैं जंगल के करीब पहुंचा, मोबाइल पर बार बार वही आवाज आई, तेज चला, वो तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मन में सिर्फ एक ख्याल था, किसी भी हाल में अपने बेटे को बचाना है। जंगल के बीचों बीच एक टूटी फूटी झोपड़ी मिली। दरवाजा अध खुला था और अंदर से लाल रोशनी चमक रही थी। मैं धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। हवा में सड़ी हुई मांस की बू फैली थी। दीवारों पर खून के छींटे थे। अचानक किसी ने जोर से हंसी मारी। हाँ हाँ हाँ, तो तू आ ही गया। अंधेरे से एक लंबा चौड़ा आदमी बाहर आया। उसकी दाढ़ी झाड़ी जैसी थी, आंखें खून जैसी लाल और हाथ में एक बड़ा लोहे का हथौड़ा। वो गरज कर बोला, हम तीनों ने मिलकर उसको मार डाला था, क्योंकि उसने हमारे खिलाफ गवाही देने की कोशिश की थी। आज तू भी उसी रास्ते जाएगा। मैं डर के मारे पीछे हट गया। तभी अचानक कमरे के कोने में वो डिलीवरी बॉय का साया खड़ा नजर आया। उसकी आंखें जल रही थीं। वो गबरू की तरफ इशारा करके बोला, ये आखिरी है, इसे खत्म कर, तेरा बेटा तेरी गोद में लौट आएगा। मेरे हाथ में जाने कहां से एक तेज लोहे की रॉड आ गई। शायद साय ने ही दी थी। गबरू मुझ पर झपटा। उसका हथौड़ा जमीन पर गिरा तो पूरा कमरा हिल गया। मैंने रॉड से वार किया, लेकिन उसका शरीर जैसे पत्थर का बना हो। उसे चोट तक नहीं लगी। वो हंसते हुए बोला, तू क्या मुझे मारेगा? मौत भी मुझसे डरती है। तभी साया चीखा, उसके गले में देख, वही उसकी कमजोरी है। मैंने गौर से देखा। गबरू के गले में चमड़े की डोरी बंधी थी, जिसमें एक काली ताबीज लटक रही थी। साया बोला, ये ताबीज उसकी रूह को बचा रही है, इसे तोड़ दे, वरना तेरा बेटा कभी नहीं मिलेगा। गबरू अपनी पूरी ताकत से हथौड़ा घुमा रहा था। मैं बार बार बच रहा था, लेकिन मेरा दम फूलने लगा। साया चीख रहा था, उस ताबीज को तोड़, वही उसकी रूह का ताला है। मेरी नजर बार बार उसके गले की तरफ जा रही थी। काली डोरी में लटकती वो ताबीज डरावनी चमक दे रही थी। गबरू गरज कर बोला, अगर ताबीज छूने की कोशिश की तो तेरा सर फोड़ दूंगा। उसने जैसे ही हथौड़ा उठाया, मैं फुर्ती से उसके पीछे घुसा और पूरी ताकत से रॉड उसकी गर्दन की तरफ मारी। वार सही जगह पड़ा। ताबीज की डोरी टूट गई और वो जमीन पर गिर गई। जैसे ही ताबीज टूटा, गबरू जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा, शरीर कांपने लगा और चेहरा काला पड़ गया। वो तड़पते हुए गिर पड़ा और साया की तरफ देखने लगा। साया बोला, अब तेरी रूह आजाद होगी, लेकिन नरक में। एक पल में गबरू का शरीर धुएं में बदलकर गायब हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। साया धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह शांति थी। वो बोला, तूने मेरा बदला पूरा कर दिया, अब वक्त है तेरा इनाम देने का। साया ने अपनी जेब से एक पुराना मोबाइल निकाला। उसने मुझे पकड़ाते हुए कहा, इस नंबर पर कॉल कर, तेरा बेटा तुझे पुकार रहा है।
मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने मोबाइल ऑन किया। स्क्रीन पर मेरे बेटे का नाम झलका। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाया, हेलो। और तभी फोन के उस पार से मेरे बेटे की चीख आई, पापा मुझे बचाओ, वो फिर आ गया। फोन के उस पार मेरे बेटे की चीखें गूंज रही थीं। पापा जल्दी आओ, वो मुझे मार देगा। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन कौन मार देगा तुझे? लाइन अचानक कट गई। स्क्रीन पर लिखा आया, नो सिग्नल। मैंने गुस्से से साई की तरफ देखा। यह कैसा मजाक है? कहां था मेरा बेटा? जिंदा है, अब फिर वही चीखें क्यों? साया हल्की मुस्कान के साथ बोला, तेरा बेटा सचमुच जिंदा है, लेकिन आधा। उसकी रूह अब भी मेरे साथ बंधी हुई है। मेरी रगों में ठंडक दौड़ गई। मैं चिल्लाया, ये कैसा बदला है? मैंने सबको मार दिया, अब भी तू उसे नहीं छोड़ रहा। साया की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, सच सुनना चाहता है? तेरा बेटा उसी रात मारा गया था जब मैं बॉक्स में बंद कर जिंदा जलाया गया था। कातिलों ने तेरे बेटे की भी सांसें रोक दी थीं, क्योंकि वो सब देख चुका था। मेरे कान सुन्न हो गए। ना, नहीं, झूठ है ये। साया गरज कर बोला, तेरा बेटा अब रूह बन चुका है। वो तभी आजाद होगा जब तू अपनी जान देकर उसे मुक्ति देगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। एक तरफ मेरे बेटे की चीखें, दूसरी तरफ साये की बातें। अगर ये सच था तो मेरे पास दो ही रास्ते थे, या तो अपने बेटे को हमेशा के लिए भटकने दूं, या फिर अपनी जान देकर उसे आजाद करूं। तभी अचानक मोबाइल अपने आप बज उठा। स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, पापा। मैंने कांपते हुए कॉल उठाया। फोन के उस पार से बहुत धीमी और दर्द भरी आवाज आई, पापा मुझे छोड़ दो, मैं बहुत थक गया हूं। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने फोन पकड़कर कहा, बेटा अगर मेरी जान से तुझे मुक्ति मिलती है तो मैं अभी तैयार हूं। कमरे में सन्नाटा पसरा था। मेरे हाथ में मोबाइल अब भी कांप रहा था। साया मेरे सामने खड़ा था। उसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थी। वो धीरे धीरे बोला, सोच ले आरव, तेरा बेटा तेरी जान से ही आजाद होगा, वरना वो हमेशा इसी तरह रोता रहेगा। मैंने चारों तरफ देखा। जले हुए दिए, टूटी ताबीज और खून से सनी जमीन, सब कुछ मानो मेरे फैसले का इंतजार कर रहे थे। मेरी आंखों में बेटे की मुस्कान उभर आई, वो मासूम चेहरा जो कभी मेरे साथ खेला करता था। मैंने कांपती आवाज में कहा, ठीक है, अगर मेरी मौत से उसे शांति मिलती है तो मैं तैयार हूं। साया धीरे धीरे मेरे करीब आया। उसने अपनी उंगलियां मेरी गर्दन पर रखी। अचानक ठंडी बर्फ जैसी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। साया बोला, तेरी सांसें अब मेरे हवाले हैं। और अगले ही पल मेरी सांसें रुकने लगी। छाती पर भारी बोझ पड़ा। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी बार आंखें खुली तो देखा मेरे सामने मेरा बेटा खड़ा था, लेकिन वो अब चीख नहीं रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमे से कहा, धन्यवाद पापा, अब मैं आजाद हूं। उसकी रूह धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो गई। साया भी उसी धुंध में समा गया। कमरे में फिर वही सन्नाटा लौट आया। मैं वहीं जमीन पर पड़ा था। सांसें टूट चुकी थीं, लेकिन चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि मैंने अपने बेटे को मुक्ति दिला दी थी। आरव का शरीर ठंडा पड़ चुका था। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी। कमरे में दियों की लौ अचानक बुझ गई और सब कुछ अंधेरे में डूब गया। बेटे की आत्मा मुक्त हो चुकी थी। साया भी गायब हो चुका था, लेकिन सन्नाटा अब और भी डरावना लग रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक 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 ठक। किसी ने धीरे से कहा, डिलीवरी है। यह वही आवाज थी, भूतिया डिलीवरी बॉय की। आरव का शरीर जमीन पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। अब उनमें इंसानियत नहीं थी, बल्कि काली आग जल रही थी। आरव की आत्मा पूरी तरह से आजाद नहीं हुई थी। वो अब साये की जगह लेने वाली थी। आरव धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। उसके हाथ में वही पुराना बॉक्स था जिसमें कभी साया जलाया गया था। उसके होठों से सिर्फ एक शब्द निकला, अब मेरी बारी है। कहते हैं उस रात के बाद किसी ने आरव को जिंदा नहीं देखा, लेकिन कई मोहल्लों में लोगों ने शिकायत की। रात के 12 बजे कोई डिलीवरी बॉय गेट पर दस्तक देता है।
हाथ में एक पुराना लकड़ी का बॉक्स लेकर। लोग कहते हैं अगर कोई वो बॉक्स खोल ले तो उसकी आत्मा उसी बॉक्स में कैद हो जाती है। आज भी जब रात गहरी होती है और अचानक गली में बाइक के ब्रेक की आवाज सुनाई देती है तो लोग खिड़की बंद कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है वो कोई आम डिलीवरी बॉय ना होकर आरव भूतिया डिलीवरी बॉय हो।